वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और सेल साइकिल्स का जो रेगुलेशन होता है, इस रेगुलेशन में जो सेल डिवीजन होते हैं, ओके, तो सेल डिवीजन के लिए दो गो चेक पॉइंट है। एक चेक पॉइंट है G1 और दूसरा चेक पॉइंट है S फेज। एक है G1 और दूसरा है S फेज। G1 जो चेक पॉइंट है, अगर ये G1 चेक पॉइंट पास कर गया तो वह S फेज में चला जाता है और G1 चेक पॉइंट चेक कर लेता है भैया कि आपको डिवीजन करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। G1 फेज में अगर नहीं डिवीजन करना है, नहीं डिवीजन करेगा तो उस सेल को भेज देगा G0 फेज में, ओके, जहाँ की सेल्स का स्पेशलाइजेशन होगा और नहीं तो सोया हुआ रहेगा। जरूरत पड़ने पर फिर से वो G1 फेज में जाएगा और उसके बाद S फेज में चला जाएगा। और S फेज में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। और यहां से वो आपको माइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है ना, सेल डिवीजन के लिए उसको पास मिल जाता है। चलो भाई अब पास मिल गया तुमको, अब आगे तुम बढ़ो। तो एस फेज में क्या होता है, आपको सेल डिवीजन के लिए पास मिलता है। G1 में क्या होता है, चेक पॉइंट है कि चेक करता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, चलिए अब आप आगे का स्टेज में जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेज में आप इंटर कर सकते हैं, ओके। किस चीज़ के लिए, DNA के रेप्लिकेशन के लिए। तो ये G1 और S फेज हो गया, ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं आगे कि सेल डिवीजन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। सेल डिवीजन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एमाइटोसिस, जिसको कि कहते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट सेल डिवीजन कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल, एकदम सिंपल सेल डिवीजन है, दैट इज एमाइटोसिस। दूसरा है आपका माइटोसिस, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। और तीसरा है मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, ओके। एक है आपका माइटोसिस और तीसरा है मियोसिस। माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। एमाइटोसिस का क्या नाम है, डायरेक्ट सेल डिवीजन, डायरेक्टली हो जाता है। और माइटोसिस क्या है, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। और मियोसिस है जो रिडक्शनल डिवीजन है। अब क्यों इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, चलो उसी समय चर्चा करेंगे, अभी नहीं करते हैं। अभी हम लोग तुरंत एमाइटोसिस पे जंप करके चले आते हैं और एमाइटोसिस की स्टडी करते हैं। एमाइटोसिस क्या है, ग्रीक वर्ड है, ओके। एमाइटोस, एमाइटोस का मीनिंग होता है विदाउट थ्रेड और ओसिस का मीनिंग होता है स्टेट, ओके। एमाइटोसिस का हो गया, ग्रीक वर्ड से बना है। एमाइटोस का मीनिंग है विदाउट थ्रेड और ओसिस मीनिंग होता है स्टेट। और इसको कहते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट और इंसिपिएंट सेल डिवीजन। इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट सेल डिवीजन और तीसरा नाम है इंसिपिएंट सेल डिवीजन। और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यह सेल डिवीजन का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। इसमें किसी भी तरह का स्पिंडल का सिंथेसिस नहीं होता है, नो सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल, आगे पढ़ेंगे स्पिंडल। नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, जो सेल के अंदर में न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर जो इस तरह से रहता है धागा की तरह, ठीक है ना, उजराया हुआ रहता है, उसका कंडेंसेशन नहीं होता है। तो नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, नो डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी डिसअपियरिंग नहीं होता है। तो ये तीन चीज़ ध्यान देंगे कि एमाइटोसिस में स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंसेशन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है। और ये पाए जाते हैं किसमें, एमाइटोसिस होते हैं कुछ प्रोकैरियोट्स हैं वहाँ देखे गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट और सम स्पेशल यूकैरियोटिक सेल। और कुछ स्पेशल यूकैरियोटिक सेल है जहाँ भी यह एमाइटोसिस होता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है अमीबा, कार्टिलेज सेल्स, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पारामीशियम, फोइटल मेम्ब्रेन सेल्स और इंडोस्पर्म सेल्स ऑफ सीड्स। यहाँ आपको एमाइटोसिस देखा गया है, ओके। तो याद रखेंगे एमाइटोसिस कहाँ कहाँ, एग्जाम्पल अमीबा, सेकंड कार्टिलेज सेल्स, थर्ड बोलिए, थर्ड क्या है, पारामीशियम, किसका, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पारामीशियम। फोर्थ हो गया क्या, फोइटल मेम्ब्रेन सेल्स। फिफ्थ है इंडोस्पर्म सेल्स ऑफ सीड्स, ओके। एमाइटोसिस जो होते हैं इसमें दो स्टेप्स होते हैं, टू स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है,
ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है सबसे पहला, तो इसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ओके, और इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के जो डिवीजन होते हैं इसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होता है इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डेवलप करता है सेंटर में ही वो डेवलप करता है, बड़ा होता जाता है, ठीक है। और बड़ा होने के बाद बिकम्स डम्बल शेप्ड, जब बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद वो दोनों तरफ खिंचाना शुरू होगा और इस तरह का कुछ डम्बल शेप्ड बना लेता है। ओके, डम्बल शेप्ड बन जाते हैं। और कंस्ट्रिक्शन डिपेंड्स एंड डिवाइड्स न्यूक्लियस इनटू टू, और ये जो न्यूक्लियस भी है वो आपको दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, न्यूक्लियस भी दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्शंस होते हैं इस न्यूक्लियस का, और दो भाग में ये डिवाइड करना शुरू करते हैं। और जैसे ही न्यूक्लियस दो भाग में डिवाइड कर जाएंगे तो उसके बाद, ठीक है ना, न्यूक्लियस जो है दो भाग में डिवाइड कर जाएंगे तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन शुरू होगा, और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, ये अंदर की तरफ घुसता जाएगा, ये भी घुसता जाएगा, अंदर की तरफ दबता जाएगा, जैसे कि लगता है ना कि बैलून को पुचका रहे हैं बीच से, उस तरह से। और दो डॉटर सेल्स बीच से कट जाएंगे, दोनों को न्यूक्लियस अलग अलग मिल जाता है। क्लियर? तो ये साइटोकाइनेसिस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप्स ए कंस्ट्रिक्शन अलोंग न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन, इट डिपेंड्स सेंट्रीपिटली एंड फाइनली डिवाइड्स द सेल इनटू टू सेल्स, और फिर ये अंत में दो सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है एमाइटोसिस डिवीजन, सो सिंपल डिवीजन। सबसे पहले क्या होता है, सेल जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस क्या करता है, ग्रो करता है। दोनों ग्रो करने के बाद न्यूक्लियस जो है वो आपको दोनों तरफ ये फैलना शुरू करते हैं, डम्बल शेप्ड में आ जाते हैं और बीच से ये कट जाते हैं। और ये साइटोप्लाज्म भी फिर क्या होते हैं, साइटोकाइनेसिस में ये साइटोप्लाज्म भी अंदर की तरफ ये धंसता चला जाता है और ये फाइनली फिर ये दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज एमाइटोसिस, और ये एमाइटोसिस है। एमाइटोसिस का ड्रॉबैक्स है सबसे बड़ा चीज़ क्या, कि यहाँ विभाजन जो होता है वो बराबर इक्वल अमाउंट में नहीं होता है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल्स का इक्वल अमाउंट में डिवीजन नहीं होता है। इट कॉजेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स लीडिंग टू एबनॉर्मलिटीज इन मेटाबॉलिज्म, जिसके चलते मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटीज आ जाता है, त्रुटि आ जाती है। तो दिस इज एमाइटोसिस। एंड नाउ वी सी माइटोसिस। अब हम लोग का मेन है टॉपिक माइटोसिस। माइटोसिस देखते हैं। माइटोसिस में बहुत सारे फेज हैं। एक तो इंटरफेज आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, ठीक है ना, इंटरफेज तो पढ़ लिया, G1, S और G2 फेज। और इंटरफेज के बाद जो फेज होता है वो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसमें। तो माइटोसिस को हम लोग ऑल्सो कहते हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। इसका दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, या इसे कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। नहीं तो इसे सोमैटिक सेल डिवीजन भी हम लोग कहते हैं, या इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल इसलिए क्योंकि बराबर भागों में डिवाइड होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। सोमैटिक सेल में होता है इसलिए इसे हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। और ये इनडायरेक्ट मेथड है सेल डिवीजन का, इसलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। यानी तीन नाम इसके और हैं जो आपको याद रखने हैं, इनडायरेक्ट, सोमैटिक और इक्वेशनल सेल डिवीजन। In this mature somatic cells divides in such a way that chromosome number is kept constant in daughter cells equal to those in parent cells, so that daughter cells are quantitatively as well as qualitatively। यहाँ सोमैटिक सेल्स ग्रो करता है और उसके बाद इस तरह से डिवाइड करता है कि उसमें जो क्रोमोजोम्स जो मौजूद होते हैं उसकी पेरेंट सेल में जितना रहेगा उतना ही उसके डॉटर सेल्स में भी रहेगा, दोनों डॉटर सेल्स में सेम अमाउंट में। यानी कि पेरेंट सेल से यदि कोई डॉटर सेल बन रहा है, ये पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है ना, डॉटर सेल्स बनते हैं D1 और D2। तो यहाँ पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रहेंगे, जितना अमाउंट रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ रहेगा और उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ रहेगा। यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं वो तीनों में सेम रहेंगे। ओके, तीनों की क्वालिटी जो है सेम रहेगी।
क्वांटिटेटिवली इक्वल में, दोनों में इक्वल अमाउंट में क्वांटिटी में डिवाइड होगा। क्लियर? और इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन, और इसीलिए इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन। ओके। माइटोसिस जो है सबसे पहले प्लांट सेल्स में डिस्कवर किया गया और जर्मन बायोलॉजिस्ट स्ट्रासबर्गर के द्वारा खोज किया गया। जर्मन बायोलॉजिस्ट स्ट्रासबर्गर ने माइटोसिस की खोज की थी प्लांट सेल में 1875 में। उसकी बाद जाकर के एनिमल सेल्स में देखा गया किनके द्वारा, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1889 में एनिमल सेल्स में माइटोसिस की डिस्कवरी की, खोज की, और माइटोसिस जो टर्म है वह भी दिया गया डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा ही 1882 में। 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ही ने ही इस माइटोसिस टर्म को दिया है। ओके। अब देखिए ये जो माइटोसिस जो है हम लोग देखे थे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, करीब 95% आपका लाइफ साइकिल का ये पीरियड है। और ये जो माइटोसिस जो होता है ये 30 मिनट से 3 घंटा में हो जाएगा। अगर ह्यूमन का लाइफ साइकिल जो है सेल का 24 घंटे का है तो ये करीब करीब 1 घंटे से 3 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगता है, 30 मिनट से 3 घंटे, 1 मिनट लगभग लगता है। द टाइम इज स्पेसिफिक, अलग अलग स्पेसीज में इसका टाइम अलग अलग होता है। ठीक है ना, सभी का सेम नहीं होता है। डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ टिश्यूज और टेम्परेचर, और यह डिपेंड करता है कि किस तरह का टिश्यू है, कितना टेम्परेचर है, इन सब पर भी इसका सेल साइकिल, माइटोसिस का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स, ह्यूमन का जो सोमैटिक सेल्स है, ठीक है ना, वो देखा गया है वहाँ सेल डिवीजन लास्ट फॉर ओनली 1 आवर। ह्यूमन का जो सोमैटिक सेल्स है ये सब पूरा बॉडी का सेल्स, सोमैटिक सेल्स, यहाँ देखा गया है कि मात्र 1 घंटे में आपका माइटोसिस हो जाता है, जबकि एक सेल का लाइफ साइकिल जो है वो 24 आवर्स का होता है। ओके। तो माइटोसिस जो है ऑकर्स इन बोथ सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स में तो होते ही हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, और यह जर्म सेल्स में भी होते हैं ऑफ द गोनाड्स, गोनाड्स के जर्म सेल्स में भी होते हैं। क्यों? उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, माने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए माइटोसिस जो है वो जर्म सेल्स में भी होते हैं ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेटिव फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या, मल्टीप्लेटिक, आपको मल्टीपल होने के लिए माइटोसिस आपका वहाँ भी पाया जाता है। यानी माइटोसिस स्पर्म सेल्स में भी, जाइगोट में भी होते हैं। इन प्लांट्स जो है माइटोसिस ऑकर्स इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। प्लांट्स में देखिएगा तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वहाँ आपको माइटोसिस पाए जाते हैं। माइटोसिस प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होते हैं, जैसे कि आपका रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, वहीं माइटोसिस होते हैं क्योंकि वहीं सेल डिवीजन होते हैं। और कैम्बियल सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में कैम्बियल सेल्स होते हैं, यहीं 2 जगह आपको क्या होते हैं, माइटोसिस की क्रिया होती है, बाकी जगह माइटोसिस नहीं होता क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन बाकी जगह नहीं हो रहा है। इन मैन में इट अकर्स इन स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ऑफ स्किन, हमारा स्किन का जो ऊपरी त्वचा है यहाँ भी होता है। बोन मैरो ETC, बोन मैरो में होते हैं, और भी बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ की ये माइटोसिस होते हैं। और इट ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भी यह माइटोसिस होता है। माइटोसिस जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भी होता है। माइटोसिस ऑकर इन बोथ इन हैप्लॉइड सेल्स, दैट इज लोअर प्लांट्स एंड ड्रोन्स ऑफ हनी बी। लोअर प्लांट्स और ड्रोन्स ऑफ हनी बी जो होते हैं वहाँ हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, वहाँ माइटोसिस होता है। और डिप्लॉइड सेल्स दैट इज हायर प्लांट्स एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स, अधिकांश एनिमल्स में तो होते ही हैं, और डिप्लॉइड सेल्स जो आपके होते हैं पाए जाते हैं हायर प्लांट्स में, और अधिकांश एनिमल्स में जो होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, आपको डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब ये हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम उस पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 2 फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नहीं होते, माइटोसिस में 2 फेज होता है, ठीक है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कहने का अर्थ हो गया कि ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है
उस डिवीजन को कहते हैं हम लोग क्या, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। और इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक, आप माइटोसिस में जैसे देखे थे जस्ट लाइक वैसे ही ये होता है। ओके, और ये जो कैरियोकाइनेसिस ही हमें पढ़ना है मेनली, ठीक है ना। ये कैरियोकाइनेसिस ही कॉम्प्लिकेटेड फेज है और इसी का डिवीजन हम लोग को मेनली पढ़ना है। ये साइटोकाइनेसिस तो बहुत आसानी से मात्र 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कैरियोकाइनेसिस देखते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस को हम लोग सिंपल रूप से स्टडी कर सके इसलिए इसे 4 भाग में बांट दिया गया। एक हो गया प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। सबसे पहला आपका प्रोफेज, सेकंड में मेटाफेज, थर्ड में एनाफेज और फोर्थ में टीलोफेज। प्रोफेज और टीलोफेज ये आसान है। प्रोफेज जो होता है, अगर प्रोफेज समझ गए तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टीलोफेज। क्लियर? प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज। प्रोफेज का टीलोफेज उल्टा होता है। दोनों, प्रोफेज स्टार्टिंग है, टीलोफेज लास्ट है। ठीक है, जो काम यहाँ शुरुआत हुआ उस काम का यहाँ अंत करेगा, दोनों का अपोजिट होगा। कैसे कैसे होगा हम लोग देखेंगे। और प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनोफेज, एनोफेज के बाद टीलोफेज, सबको याद हो गया है, हम समझ चुके हैं। और प्रोफेज का ही दूसरा नाम कहते हैं अस्पाइरम स्टेज। प्रोफेज को ही हम लोग ऑल्सो कहते हैं अस्पाइरम स्टेज, यानी सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। सबसे लंबा जो ड्यूरेशन जो होता है वह प्रोफेज में ही होता है, क्योंकि वह स्टार्टिंग है, उसको बहुत सा काम करना है। कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है ना। और वो स्टार्टिंग कहाँ होता है, माइटोसिस का प्रोफेज में। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्पाइरम स्टेज कहते हैं। यह लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, इसीलिए इसकी स्टडी को हम लोग और क्या करते हैं, 3 सब फेज में डिवाइड करके इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया अर्ली प्रोफेज, सेकंड हो गया मिड प्रोफेज और थर्ड हो गया लेट प्रोफेज। आसान है, EARLY अर्ली, मिड और लेट प्रोफेज 3 भाग में डिवाइड करते हैं और आसानी से हम लोग इसको स्टडी करेंगे प्रोफेज को। तो चलिए देखते हैं अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में सबसे पहला क्या होगा कि सितारा बनेगा। ठीक है, सितारा माने क्या होगा, एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। एक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स किसमें होगा, अर्ली प्रोफेज में। ये देखिए, ये एस्टर्स है, ये एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा किसमें, आपको अर्ली प्रोफेज में। दूसरा डिसअपियरेंस ऑफ सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर का डिसअपियरेंस होना शुरू हो जाएगा। क्या होता है, ये जो सेंट्रोस्फेयर है आपका, ये जो सेंट्रियोल्स है और इस सेंट्रियोल्स के चारों तरफ जो ये पाए जा रहे हैं, इस सेंट्रियोल्स का डिसअपियरेंस होना चाहिए। होता क्या है कि इस तरह से धागे की तरह ये जो पाए जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो ये सेंट्रोस्फेयर इसे कहते हैं। और इसके चारों तरफ लिक्विड होते हैं, तो ये लिक्विड्स जो होते हैं और ये होते हैं, ये धीरे धीरे गायब होना शुरू होता है और वो मोटा सा रस्सा बनना शुरू होता है। क्लियर? तो सेंट्रोस्फेयर का डिसअपियरेंस, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स पाए जाते हैं अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले। ठीक है, सेंट्रोस्फेयर गायब होना चाहिए। समझ सकते हो, जैसे कि माँच को अगर स्वेटर बुनना है तो तौल करके वो ऊन खरीद के लाती है, वो पूरा उजराया हुआ है और उसको सुजरा रही है ना, उसको सरियाएगी, तो वो जो उजराया हुआ जो ऊन है उसी का धीरे धीरे गायब होना शुरू होता है। तो दैट इज सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर का डिसअपियरेंस होगा। ईच सेंट्रियोल पेयर डेवलप फाइन रेडिएटिंग प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्ट्रल रेज। और प्रत्येक सेंट्रियोल पेयर जो है 2 पेयर आपका एस्टर्स का फॉर्म करेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेज। और ये प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से, कौन सा, प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से ये बनते हैं। एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है स्टार शेप्ड बॉडी कॉल्ड एस्टर, जिससे कि स्टार शेप्ड बॉडी होता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, एस्टर्स। 2 एस्टर्स का फॉर्मेशन जो है वो इसी अर्ली प्रोफेज में होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। वही माँ जो ऊन लाइन है जो खरीद कर तौल करके, उसी का कंडेंसेशन होना शुरू हो गया। ठीक है ना, कंडेंसेशन होना शुरू हुआ और कंडेंसेशन होना शुरू होगा और इस तरह से ये फॉर्मेशन शुरू होगा। ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेज इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्रोमोजोम्स में ये आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, इस तरह से क्रोमोजोम्स में दिखाई देने शुरू करेंगे बाय डिहाइड्रेशन एंड स्पाइरलाइजेशन। डिहाइड्रेशन होगा, है ना, वाटर वगैरह उसमें से निकलेगा, स्पाइरलाइजेशन होगा यानी कि उसको ऐसे ऐसे गोल गोल धागा में बनाना शुरू करते हैं। और ईच क्रोमोजोम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइंड और एट सेंट्रोमेयर। और प्रत्येक क्रोमोजोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बनी होती है, जो कि सेंट्रोमेयर से ज्वाइंड रहते हैं। बीच में सेंट्रोमेयर रहते हैं, ये सेंट्रोमेयर बीच में है और दोनों तरफ ये क्रोमैटिड्स
रहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम। आई क्रोमोजोम का जो बीच वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। और ये क्रोमैटिड्स एक हो गया और दूसरा क्रोमैटिड्स ये हो गया। क्लियर। अब देखिए, अब ये सेंट्रोमेयर जो है बीच में रहता है क्या, सेंट्रोमेयर, यहां पर रहता है सेंट्रोमेयर। अब इस सेंट्रोमेयर जो है, यहां पर सेंट्रोमेयर है और दोनों तरफ आपका क्रोमैटिड्स है। ये देखिए, ये क्रोमैटिड्स है, ये देखिए ऐसे क्रोमैटिड्स रहता है, ठीक है। तो ये क्रोमैटिड्स जो है ये अटैच्ड कहाँ है, इस पर सेंट्रोमेयर पर। आई ठीक सेंट्रोमेयर के ऊपर और नीचे दो गो प्लेट रहता है, यहां पर दो गो प्लेट रहता है ऐसे। देखिए ये आपका क्रोमैटिड्स है, क्लियर। और ये क्रोमैटिड्स है ऐसे। और ये जो क्रोमैटिड्स है, इस क्रोमैटिड्स को बीच में यहां पर एक रिंग रहता है। ये जो रिंग जो रहता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रोमेयर। अब इस सेंट्रोमेयर से ये क्रोमैटिड्स तो अटैच है, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि स्पिंडल आते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो आते हैं जो इससे अटैच रहेंगे, स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ में। इस स्पिंडल फाइबर को अटैच करने के लिए यहाँ पर एक छल्ला रहता है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड में छल्ला रहता है, दो छल्ले रहते हैं। जिस छल्ले से ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर धागा और नीचे वाला धागा स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, इस छल्ले को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर्स। इसे क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स। और इसी काइनेटोकोर्स से ये स्पिंडल फाइबर जो है अटैच्ड रहता है। क्लियर। तो सेंट्रोमेयर्स देयर आर टू डिस्क लाइक एरियाज कॉल्ड काइनेटोकोर्स। दो वो डिस्क लाइक एरिया रहते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, काइनेटोकोर्स, जिससे कि स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। अब देखिए, तो अभी तो अटैच नहीं हुआ है, अटैच्ड होगा जाकर के किस में, मेटाफेज में। तो अभी तो क्या है कि ये आपका सेंट्रोमेयर फॉर्म हो गया, ठीक है, मिड प्रोफेज में जाकर के। क्लियर, फॉर्म कर गया। और ये आपका इधर और इधर क्रोमैटिड्स आ गया। तो क्रोमैटिड्स भी आ गया और सब जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमोजोम। सेंट्रोमेयर हो गया, ये क्रोमैटिड्स हो गया, इधर का क्रोमैटिड्स हो गया, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम में बीच में रहता है, ठीक है ना, जो गोला रहता है, एक गोला रहता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है ना। दोनों साइड में लंबे लंबे डंडे रहते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमैटिड्स कहते हैं। और उसी सेंट्रोमेयर पे यहाँ इस साइड में और ऊपर में दो गो कस्तरी नुमा, कस्तरी की तरह आपको लगे रहते हैं, ठीक है, कस्तरी की तरह लगे रहते हैं, जिसमें कि आपको स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। तो ये दोनों थाली को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर्स। क्लियर है। अब क्या हुआ, मिड प्रोफेज में जब आया तब और बढ़िया से कंडेंसेशन शुरू होगा और बढ़िया से उसको धागा को अरेंज किया जाएगा, ठीक है ना। क्रोमैटिड्स बन गया है, सब कुछ बन गया है, क्रोमोजोम तैयार है। तो मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, और सुंदर ढंग से बनेंगे क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होगा, सो दैट दीज बिकम शॉर्टर, थिकर एंड अनटैंगल्ड, ताकि वो और छोटा हो जाए, मोटा हो जाए, है ना। फर्दर मूविंग अवे ऑफ टू एस्टर्स। और ये जो दोनों एस्टर्स है, ये दोनों जो एस्टर्स देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, दोनों पोल पर की तरफ। एक इस साइड में आएगा और एक इस साइड में, दोनों पोल की तरफ ये मूव करना शुरू कर देते हैं एस्टर्स। किस में, मिड प्रोफेज में, ठीक है ना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपीयरिंग होना शुरू कर देता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके मर्ज करेगा और ये फ्रैगमेंट्स कर जाएंगे, टूट जाएंगे और वो डिसअपीयर होना शुरू करेंगे। न्यूक्लियोलस भी है जो सेट्स इट्स आरएनए ओवर द क्रोमोजोम के ऊपर जाकर के सेट्स बना देता है और न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे गायब होना शुरू कर देता है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का डिसअपीयरेंस कहाँ होता है, तो मिड प्रोफेज में। ओके, मिड प्रोफेज में दोनों का गायब होना शुरू होगा। और फिर इसके बाद आ जाता है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में कुछ इस तरह से सज जाता है क्या, कि दोनों का दोनों एस्टर्स जो है अपोजिट साइड में चले आए, ठीक है। क्रोमोजोम्स जो है आपका पूरा रूप में दिखाई दे रहा है बढ़िया से। नियरली कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर जाकर के कंप्लीट रूप से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये सब कंप्लीट रूप से गायब हो जाते हैं, ठीक है। और फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, और फिर ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स और होते रहता है और पूरी तरह से क्रोमोजोम्स का कंडेंसेशन
हो जाता है। यानी मम्मी आटा सान के पूरा उसका रोटी की तरह के लिए इसको गोला तैयार कर चुकी है इस लेट प्रोफेज में। ओके, और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, अब स्पिंडल का भी फॉर्मेशन हो गया, बेलना भी तैयार है, बीच में रखाएगा गोला, अब बेलना दोनों तरफ से बनाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, रोटी के लिए। तो ये स्पिंडल का भी फॉर्मेशन शुरू हो गया। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये स्पिंडल है, ये जो डॉट 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 जो लाइन है वो स्पिंडल है। तो ये जो स्पिंडल है ना, ये फॉर्म करना शुरू कर देता है और आपका जो क्रोमोजोम जो है ये इक्वेटर बीच में आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लेट प्रोफेज में ये बीच की तरफ जाना भी शुरू कर देता है। टू एस्टर्स बिकम एंटीपोडल इन पोजीशन एंड द प्रोटीनियस माइक्रोट्यूब्यूल्स बिटवीन देम टेक द फॉर्म ऑफ स्पिंडल। और क्या होते हैं, दोनों एस्टर्स जो हैं, एक एस्टर ये और एक एस्टर ये, 1 और 2, दोनों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। अपोजिट पोल पर चले गए, एक नॉर्थ पोल पर चला गया, एक साउथ पोल पर चला गया, है ना, एक ऊपर नॉर्थ पोल पर चला गया, एक नीचे साउथ पोल पर चला गया, समझ लो दोनों अपोजिट पोल पर चला गया। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, एंटीपोडल, कि यह एंटीपोडल है, ठीक है, एंटीपोडल, यानी दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले गए हैं। और स्पिंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है किसकी मदद से, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीनेसिस की मदद से। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीनियस की मदद से आपका स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। और द सेंट्रल बॉर्डर पार्ट ऑफ स्पिंडल इज कॉल्ड इक्वेटर, और बीच का जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं क्या, इक्वेटर। ये इक्वेटर पर आपका क्रोमोजोम आकर सजना शुरू होता है। वाइल नैरो एंड्स ऑफ स्पिंडल हैविंग एस्टर्स आर कॉल्ड पोल्स, और ये दोनों जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं क्या, पोल्स। क्लियर है। अब देखिए, ये जो स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होता है, ये 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है जो यहां इस एस्टर से निकला और सीधे एस्टर में घुस गया, इस एस्टर से निकला सीधे इस एस्टर में घुस गया। तीसरा जो होता है, दूसरा जो होता है टाइप का, वो यहां इस एस्टर से निकला, इस एस्टर में चला आया, फिर यहां से निकला, फिर इस एस्टर इस क्रोमोजोम के सेंट्रियोल्स पे गया, और फिर ये यहाँ आ गया, ठीक है। इस तरह से ये इससे अटैच होके जाता है। तो 2 तरह के रहते हैं, एक जो होता है वो हो गया क्रोमोजोमल और डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। ओके, क्रोमोजोमल और डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, दीज एक्सटेंड्स फ्रॉम पोल टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोजोम। ये क्या करता है, पोल से निकलता है और क्रोमोजोम्स का जो काइनेटोकोर्स है, इस काइनेटोकोर्स में जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ काइनेटोकोर्स जो रहते हैं इससे जाकर नेक्स्ट वाले एस्टर्स में अटैच हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोजोमल और डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, यानी लगातार नहीं है, ये क्रोमोजोम से अटैच्ड रहते हैं, इसलिए इसको क्रोमोजोमल कहते हैं। और डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसका कंटिन्यूटी टूट चुका है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स कहते हैं। और दूसरा है जो कंटिन्यूअस या इंटरपोलर फाइबर्स। कंटिन्यूअस और इंटरपोलर फाइबर्स क्या हो गया कि यहाँ इस एस्टर से निकलेगा और सीधा इस एस्टर से, इस एस्टर से निकला और सीधा कंटिन्यू इस एस्टर में चला आया, बीच में जाकर क्रोमोजोम में अटैच नहीं होता है। क्रोमोजोम के किस में अटैच नहीं होता है, काइनेटोकोर्स में। क्लियर। दिस एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू पोल, बोथ द एस्टर्स एंड द स्पिंडल आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइटोटिक apparatus। और पूरे जो ये अपरेटस है आपका एस्टर्स और स्पिंडल, ये एस्टर्स और स्पिंडल के जो पूरे apparatus को हम लोग कहते हैं क्या, माइटोटिक apparatus कहते हैं। तो दिस इज द लेट प्रोफेज। हम लोग देख रहे हैं लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, तीनों प्रोफेज देख लिए, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ, अर्ली प्रोफेज में एस्टर्स का फॉर्मेशन हुआ, डिसअपियरेंस ऑफ सेंट्रोस्फेयर हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन हुआ। क्लियर। मिड प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो गया, और मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स का और कंडेंसेशन होना शुरू हुआ, ठीक है। और ये एस्टर्स जो है दोनों तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ फाइनली लेट प्रोफेज में दोनों जो एस्टर्स है अपोजिट साइड में चले जाते हैं, और क्रोमोजोम्स का पूरी तरह से कंडेंसेशन होता है, और ये सेंटर की तरफ रहते हैं, और यहाँ आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर चुके होते हैं, और ये एस्टर्स से अटैच होते रहते हैं लेट प्रोफेज में। नियरली कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, पूर्ण रूप से डिसअपियरेंस हो जाता है इसमें लेट प्रोफेज में, ठीक है। यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ पूर्ण रूप से डिसअपियरेंस हो जाता है। मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, और बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होता है क्रोमोजोम का, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, और स्पिंडल का फॉर्मेशन हो चुका होता है। अब इस प्रोफेज के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वह होता है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है,
मेटाफेज जो है यह आपको यहाँ क्रोमोजोम जो है एकदम ठीक इक्वेटर पे जाकर के सज चुके हैं, ठीक है, इक्वेटर पर सज चुके हैं। एस्टर्स जो है दोनों जगह पर आ चुके हैं, एस्टर्स दोनों पोल पर बैठ चुके हैं, कहाँ, दोनों पोल पर बैठ चुके हैं, दैट इज एंटीपोडल है, ठीक है। और ये स्पिंडल के द्वारा अटैच है, दो तरह के स्पिंडल हैं मैंने बताए हैं, क्लियर। तो मेटाफेज क्रोमोजोम्स आर मैक्सिमली कंडेंस्ड, पूरी तरह से कंडेंस हो चुका है, यहाँ पर क्रोमोजोम पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बढ़िया से हो चुका है, मॉर्फोलॉजिकली मोस्ट डिस्टिंक्ट एंड मोस्ट इजीली स्टडीड। और यही फेज है जहाँ पर कि हम लोग क्रोमोजोम को स्टडी कर सकते हैं। सबसे अच्छा स्टडी करने का क्रोमोजोम का कोई फेज है तो वो है सेल डिवीजन का मेटाफेज, याद रखिएगा मेटाफेज। इट टेक्स अबाउट 2 से 10 मिनट्स, ये मात्र 2 से 10 मिनट की अवधि है, और इसी दौरान हम लोग क्रोमोजोम को स्टडी करते हैं पकड़ करके बढ़िया से। और मेटाफेज को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं कैसे कि क्रोमोजोम यहाँ जो है वो अरेंज हो जाता है इक्वेटर पर, इक्वेटर पर क्रोमोजोम अरेंज हो चुके हैं, 1 इक्वेटोरियल मेटाफेज प्लेट, ये इक्वेटर पर आपका जितना भी क्रोमोजोम है सब इसी इक्वेटर पर जाकर के अरेंज हो चुका रहता है, ओके। और ईच सेंट्रोमेयर इज ज्वाइंड बाय 2 क्रोमोजोमल फाइबर्स, 1 फ्रॉम ईच पोल। और इसका जो सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये सेंट्रोमेयर जो है इधर स्पिंडल फाइबर से और इधर स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है, ऐसे अटैच रहता है, माने धागा के एक छोर से ये पकड़े हुए, एक छोर से ये पकड़े हुए, कहता है हम भी खींचेंगे हम भी खींचेंगे, इसीलिए सब आकर के बीच में अरेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों एस्टर्स को सेम पावर है, और सारा का सारा एस्टर्स जो है सेम पावर रहने चलते हैं, सारा का सारा क्रोमोजोम जो है वो बीच में आपको आके इक्वेटर पर सज जाते हैं, कहाँ, इक्वेटर पर मेटाफेज में। सेंट्रोमेयर लाइज एट द इक्वेटर व्हाइल आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स द पोल्स। और सेंट्रोमेयर जो है वो आपको इक्वेटर पर रहेंगे, लेकिन इसका आर्म्स जो है, दोनों जो आर्म्स निकले हुए हैं, ठीक है ना, वो आपको पोल की तरफ रहेंगे, एक इधर पोल की तरफ, एक इधर पोल की तरफ, एक इधर पोल की तरफ, एक इधर पोल की तरफ रहते हैं। बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोमल इज मेटाफेज। यदि क्रोमोजोम की हमें स्टडी करना है तो उसके लिए बेस्ट फेज अगर कोई है तो वो है मेटाफेज, मात्र 2 से 10 मिनट का ये फेज है, ओके। अब इसके बाद जो फेज है वो है एनाफेज, ये सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है, सबसे छोटा ड्यूरेशन अगर है सेल डिवीजन का माइटोसिस का तो वो है एनाफेज, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। नोट डाउन, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन प्रोफेज, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन कौन, एनाफेज। और क्रोमोजोम के लिए बेस्ट स्टडी का कोई फेज है तो वो है मेटाफेज, ओके। अब यहाँ पर क्या है, मेटाफेज में तो बीच में सजा हुआ था, ठीक है ना, क्रोमोजोम। अब यहाँ क्या है कि ईच सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स, प्रत्येक सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो और सो दैट 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव देयर ऑन सेंट्रोमेयर एंड डॉटर क्रोमोजोम्स। अब आप यहाँ पर देखिएगा तो ध्यान दीजिए, तो ये आपका सेंट्रोमेयर है, ठीक है, और इसमें जो आपका क्रोमोजोम्स हैं, ये देखिए क्रोमेटिड्स आपका है, और ये डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है, लेकिन क्रोमोजोम जो है ये काउंट होंगे एक ही क्रोमोजोम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर है, एक सेंट्रोमेयर तो एक क्रोमोजोम, 2 सेंट्रोमेयर तो 2 क्रोमोजोम, ठीक है। तो अब ये क्या है कि सेंट्रोमेयर 2 भाग में डिवाइड हो गए और दोनों को एक एक डंडा मिल गया, तो ये एक क्रोमोजोम यहाँ आ गया, दूसरा क्रोमोजोम यहाँ आ गया, क्लियर। ये हो जाता है एनाफेज में, एनाफेज में दोनों की तरफ ये चले जाते हैं, ठीक है, आधा इधर चला गया और आधा उधर की तरफ चल गया, बीच का जो है बीच पर से हट गए, अब इक्वेटर पर कोई भी सजा हुआ नहीं है, ठीक है। और फॉर्म ईच डॉटर क्रोमोजोम इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली 1 क्रोमेटिड। और प्रोटीनियस इंटरजोनल फाइबर्स आर डेवलप्ड बिटवीन सेंट्रोमेयर ऑफ डॉटर क्रोमोजोम्स। और डॉटर क्रोमोजोम्स को ये जो स्पिंडल फाइबर है वो आपको अपनी तरफ एस्टर जो है खींचते रहते हैं कि चलो भाई तुम आधा इधर आ जाओ, तुम आधा उधर चले जाओ टूट करके, ओके। और डॉटर क्रोमोजोम्स मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स एंड मे बी V शेप्ड और J शेप्ड। और ये जो डॉटर क्रोमोजोम्स है वो या तो V शेप्ड के रहेंगे, नहीं तो J शेप्ड के ऐसे रहेंगे, और ये आपका सेंट्रोमेयर रहेगा, क्लियर। इस तरह से ये डॉटर क्रोमोजोम्स रहते हैं। और इन मूविंग क्रोमोजोम सेंट्रोमेयर्स आर टुवार्ड्स द पोल, और जो सेंट्रोमेयर जो होते हैं एंड हेंस एट लीडिंग एज वाइल द आर्म्स ट्रेल बिहाइंड। और ये जो सेंट्रोमेयर जो होते हैं ये आपको पोल्स की तरफ रहेंगे,
ठीक है, ये जो सेंट्रोमेयर है ये पोल की तरफ रहेंगे और ये जो आर्म्स जो है ये आपको इक्वेटर की तरफ, दोनों का आर्म्स इक्वेटर की तरफ और सेंट्रोमेयर पोल की तरफ। क्यों? क्योंकि यही सेंट्रोमेयर से एस्टर्स बंधा हुआ और इसको रस्सी से पकड़ खींच रहा है, तो ये दोनों पीछे की तरफ लहराता हुआ जा रहा है। ना बाबा ना बाबा ना बाबा, चल चलाओ, खींच लिया। ठीक है, टीलोफेज। अब हम तो बताए ही थे कि प्रोफेज का अपोजिट होता है टीलोफेज, तो प्रोफेज पढ़ चुके हो, उसका अपोजिट करो तो टीलोफेज हो जाएगा। इट टेक्स अबाउट 1 आवर, ये 1 घंटा लग जाता है। सबसे लंबा, ये सबसे लंबा नहीं लेकिन अच्छा खासा लंबा फेज है। इट इन्वॉल्व्स द चेंज विच आर अपोजिट टू प्रोफेज, यह प्रोफेज का अपोजिट होता है। ठीक है ना, अब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह फॉर्म करेगा, ठीक है ना, सब कुछ होगा। अब देखिए प्रत्येक पोल पर क्या होगा, क्रोमोजोम्स आर सराउंडेड बाय ए न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये यहाँ पर प्रत्येक जगह क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में गायब हो गया था, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगा। अपोजिट हुआ, वहाँ गायब हुआ था प्रोफेज में, यहाँ अपीयर हो गया। न्यूक्लियोलस इज रीफॉर्म्ड, न्यूक्लियोलस फिर से फॉर्म कर जाएगा, वहाँ गायब हुआ था यहाँ बन रहा है फ्रॉम एनओआर, एनओआर से बनेगा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन के द्वारा। और न्यूक्लियोलर क्रोमोजोम्स, और न्यूक्लियोलर क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन होगा, गोल्गी बॉडी फॉर्म कर जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म कर जाएंगे, ये सब फॉर्म करना शुरू कर जाएगा दोनों साइड में। ठीक है ना, दोनों साइड में ये फॉर्म होना शुरू हो जाता है और ये साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन चालू रहता है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन। क्रोमोजोम्स डिकंडेंस बाय हाइड्रेशन एंड डिस्पेलिंग टू फॉर्म न्यूक्लियर क्रोमेटिन, और क्रोमोजोम्स जो होते हैं जो सजे हुए थे वो अब उजराना शुरू हो जाते हैं, यानी बना बनाया शूटर अब बिगड़ रहा है। ठीक है, और एस्ट्रल एंड स्पिंडल फाइबर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन साइटोप्लाज्म, और जो एस्ट्रल बने थे, किसे बने थे, प्रोफेज बना था, अर्ली प्रोफेज बन गया था, स्पिंडल फाइबर बन गया था, वो सारा स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल्स वो दोनों का दोनों फिर अब विलुप्त होना शुरू हो जाता है। दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स अंडरगो डिप्लॉयड ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट्स, ये सब का सब डिप्लॉयड हो जाता है ट्यूबुलिन सब यूनिट्स में। सेंट्रियोल्स एट ईच पोल आर सराउंडेड बाय सेंट्रोस्फेयर टू कंप्लीट द सेंट्रोजोम, और सेंट्रियोल्स जो थे, ये जो सेंट्रियोल्स था और इसके चारों तरफ जो सेंट्रोस्फेयर है, ठीक है, और ये है, ये सब क्या होगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, सेंट्रोजोम, और ये कंप्लीट आपका सेंट्रोजोम हो जाता है, यानी कि आपका क्रोमोजोम भी गायब हो जाता है। और इस प्रकार से कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। ये कैरियोकाइनेसिस के टीलोफेज में प्रोफेज का अपोजिट हो चुका। क्लियर? अब इसके बाद जो है हम लोगों का वो होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। ये हमारे को डिवाइड हो गया, दोनों अलग अलग बन जाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर वगैरह सब गायब हो जाता है, सब विलुप्त हो जाता है, एस्टर वगैरह सब गायब हो जाता है। क्लियर? और इसके बाद क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस होगा, इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आफ्टर द ब्रेक। ओके, थैंक यू।